सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। बेटा, आपने चैप्टर जो गलता लोहा किया था उसके बाद में हमारे पास जो चैप्टर रहते हैं वो 3 रहते हैं और कविताएं 4-5 हैं। तो आज अब हम कविताओं की ओर रुख करते हैं बेटा। और जो हमारी आज की जो कविता है बेटा वो है वे आँखें। वे आँखें, वे आँखें कौन सी आँखें बताई हैं बेटा? उस किसान की आँखों का दुख दर्द दर्शाया है इसमें कि आज भी उन आँखों में कितनी पीड़ा है, करुणा है। स्वाधीनता को मिले हुए हमें काफ़ी साल हो गए, लेकिन इस स्वाधीन भारत में किसानों को केंद्र में रखकर जो व्यवस्था की गई है उसमें काफ़ी कुछ सुधार होने की अभी भी आवश्यकता बाकी है। कि किस प्रकार से कोई भी किसान जो है बेटा, जो धनवान लोग होते हैं उनमें साहूकार जो लोग होते हैं उनके चक्करों में फंस करके उसकी आंखों में जो करुणा का भाव जागृत हो रहा है बेटा, क्योंकि उसका पग पग पे शोषण किया जाता है। और इसी कारण से जो इसके कवि हैं बेटा सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति प्रेमी हैं, उन्होंने उनकी आँखों का जो सजीव चित्रण किया है वो कहीं बहुत अधिक बन पड़ा है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले मैं इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय देना चाहूँगा। पंत जी का जन्म 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। उनका पूर्ण नाम गोसाई दत्त था। इनके पिता का नाम गंगादत्त और माता का नाम सरस्वती था बेटा। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया था बेटा। जन्म के कुछ घंटे बाद ही पंत जी युग चेतना से प्रभावित हुए हैं। महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने पंत जी को बहुत प्रभावित किया था। पद्म विभूषण से लेकर इन्होंने अनेक उपाधि प्राप्त की हैं, सम्मान प्राप्त हुआ है। और इस प्रकृति प्रेमी कवि का निधन जो है बेटा 1977 में हो गया था। इन्होंने उपन्यास जो लिखा हार बहुत प्रसिद्ध रहा। कहानियों में 5 कहानियाँ 60 वर्ष आदि रहे हैं। ठीक है। नाटक जो था रश्मि है, ज्योत्सना है आदि। प्रकृति के सुंदर कवि कहे गए हैं। काव्य रचनाओं में प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है बेटा। प्रकृति के रूप में जाने जाते हैं। जैसे 9th क्लास में आपने कविता इनकी ग्रामश्री पढ़ी थी बेटा। इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में कोमलता के साथ संगीतात्मकता भी है बेटा। अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। जो प्रधान रूप में कलाकार हैं उन्हें उन रूप में वे जाने जाते हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है बेटा। भाषा के प्रति जो सचेत कवि रहे हैं, प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में इन्होंने व्यक्त की है वे कहीं दूर तक हमें दिखाई नहीं देती हैं। इस कविता में कवि ने प्रगतिशील दौर की कविता जो ये लिखी है, इसमें ये दर्शाया है बेटा कि विकास के नाम पर किस प्रकार से लिपापोती होती है और उनका विरोध करने का साहस जो नहीं कर पा रहे हैं एक किसान जो युग युग से शोषण का शिकार होता रहा है, उसका सजीव चित्रण किया है। आज हम
चाहे अपने आप को कितना ही विकासशील उन्नतशील मान लें, लेकिन किसान की दशा जो कि तो बनी हुई है। ऐसे दुष्चक्रों में किसान फंसा हुआ है कि वह चाहे व्यक्तिगत हो चाहे पारिवारिक हो, उनके दुखों की परत जो है बढ़ती ही जाती है। दुख उनके एक के बाद एक बढ़ते ही जाते हैं। तो बेटा आज हम ये जो कविता है बेटा शुरू कर रहे हैं, वे आंखें अर्थात किसान की आंखों का वर्णन किया है बेटा। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा होती है गुफा, सरीखी माने के समान, गुफा के समान। गुफा में जैसे बहुत ज्यादा अंधकार होता है बेटा। किसान की आंखों को देखकर उन आंखों से डरता है मन। कवि कहता है कि मेरा मन उन आंखों को देखकर डरता है जो किसके समान बेटा? गुफा में, गुफा के समान अंधकार से भरी हुई हैं, जिन आंखों में अंधकार की गुफा जैसा अंधेरा है बेटा। ठीक है, क्योंकि अंधकार, उन आंखों में उन्हें अंधेरा छाया हुआ दिखाई देता है। और वो अंधेरा कैसा है बेटा? गुफा के समान। गुफा होती है, गुम होती है, जिसमें बिल्कुल भी रोशनी नहीं हो, उसके समान, सरीखी समान होता है बेटा। तो अंधकार की गुहा सरीखी माने कहता है कि अंधकार की गुफा जैसी के समान उनमें अंधेरा छाया हुआ है, उन आंखों से मेरा मन डरता है। अर्थात कवि कहता है कि मुझे उनसे डर लगने लगा है। भरा दूर तक उनमें दारुण, उनमें बहुत दूर तक दारुण, करुण रस, जो करुणा भरी हुई है बेटा, पीड़ा भरी हुई है, दुख भरा हुआ है। ठीक है, उनमें बहुत दूर तक, उन आंखों में बहुत दूर तक पीड़ा भरी हुई है बेटा, दुख भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, जो उस दुख का मौन रोदन, दारुण मौन, नीरव बिल्कुल मौन, रोदन माने रोना। उन आंखों के अंदर जो दुख है बेटा, दैन्य दुख, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नीरव रोदन, जो दुख है वो भरा हुआ है बेटा, उनमें करुणा का जो दुख है वो भरा हुआ है। दारुण होता है निर्दयी, निर्जय, जिसके समान कोई दया न हो। दैन्य दुख भरा हुआ है, उसमें दयनीय जो दुख है बेटा वो भरा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर सभी प्रकार का जो दुख है वो भरा हुआ है, समाया हुआ है, वो दिखाई दे रहा है, जिसके समान अन्य कोई दुख नहीं हो बेटा। तो वो दुख जो है इसमें भरा हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा। इस स्वाधीन भारत में भी के बारे में बताया है कि चाहे, जो कहने का भाव स्पष्ट करना चाहा है इसके अंदर पहले पद्यांश में बेटा, कि जो किसान है वो शोषित की जो पीड़ा है, शोषित है, जो शोषण करने वाला है, उसमें चंगुल में फंसा हुआ है। किसान की दीनता और दुख से उत्पन्न रोने का कोई अंत हमें दिखाई नहीं देता है, कोई अंत हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक उस पीड़ा को सह रहा है। उसका रुदन है, उसके मन में जो समाया हुआ है पीड़ा, वो बहुत दूर तक भरा हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा। अगला जो पद्यांश है बेटा ध्यान दें कि आज भले ही वह किसान स्वतंत्र है, वह स्वाधीन आजाद है किसान, वह किसान आज चाहे आजाद है, अर्थात भारत जब आजाद हो गया है तो किसान भी आजाद है। तो ये कहा है कि किसान चाहे वह आज आजाद रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, और इसकी आंखों के अंदर इस स्वतंत्रता का अभिमान भी भरा हुआ है, कि ये मानता भी है, घमंड भी करता है कि मैं आज आजाद हूं। ठीक है, जैसे पहले मान लो कि हम गुलामी में जी रहे थे बेटा, उस पीड़ा को चाहे हमने सहा था, सभी ने सहा है उसको, लेकिन आज किसान स्वयं को आजाद भी मानता है और वो गर्व भी अनुभव करता है अपनी आजादी का। हर कोई व्यक्ति आजादी का गर्व अनुभव करता है, और उन आंखों के अंदर उसका अभिमान भी, घमंड भी भरा हुआ है कि मैं आजाद हूं। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। छोड़ उसे मझधार, मझधार होता है बीच में बेटा। ठीक है, पानी के बीच में मझधार होती है वो जगह जो जैसे नैया, नाव जो होती है बेटा, उसको जब हम
पार लगाना चाहें, संसार से पार लगाना चाहें, संसार रूपी सागर से, और उसको हम बीच में छोड़ दें, तो किसान को जो पार लगाने की नैया हमारे लिए तैयार है, हम देश के लिए, हम देशवासी चाहते हैं कि उसे पार किया जाए, लेकिन उसे बीच मझधार में छोड़ करके, मझधार होता है बीच में ही, उसको छोड़ देना बेटा। ठीक है, तो उसकी नैया को, संसार की नैया को मझधार में छोड़कर क्या कहा है, संसार जो है वो कगार किनारे पर, सदृश किनारे के समान, किनारे पर वह खिसक गया है, अर्थात किनारे के समान वह दूर चला गया है, अपना किनारा उसने उससे कर लिया है, और किसान की जो नैया है वो उसको बीच मझधार में छोड़ दिया है, अर्थात उसको बीच में ही लटकता छोड़ दिया है, न इधर का रहा न उधर का रहा, वो किसी भी रूप में उसको पार नहीं लगाना चाह रहा है। तो जो संसार है उसको कहा गया है बेटा वो स्वार्थी है, किस प्रकार से किसान को बीच मझधार में ही, बीच किनारे में ही, बीच जो समुद्र है उसके बीच में ही उसकी नैया को पार लगाने की बजाय बीच में ही छोड़ करके स्वयं किनारे लग गया है। कगार होता किनारे, सदृश मन के समान। ठीक है, किनारे के समान वह संसार जो है वो खिसक गया है, किसको, किसान को मझधार में छोड़ करके। तो यहाँ हम दिखाना चाहेंगे बेटा कि किस प्रकार से हम आज भारत, स्वाधीन भारत में जी रहे हैं, लेकिन किसान अपने आप को अभिमान के साथ आज़ाद भी कहता है, लेकिन उसकी आंखों में जो अभिमान भरा हुआ है वो भी हमें दिखाई देता है। लेकिन संसार के बारे में बताया है कि किस प्रकार संसार ने उसको बीच मझधार में ही, बीच किनारे में ही, इस संसार रूपी सागर से पार लगाने की बजाय उसकी नैया को बीच में ही छोड़ दिया, मझधार में ही छोड़ दिया है, और स्वयं किनारे लग गया है, स्वयं जो है अपने आप जो है किनारा कर गया है। लहराते वे खेत दरगों में, लहराते, लहला रहे थे वे खेत दरगों माने आंखों में, वे खेत जो उसकी आंखों में लहरा रहे थे, वह बेदखल वह अब जिनसे, अब उनको उससे बेदखल कर दिया गया है बेटा। वे खेत जिनको खून पसीना एक करके बेटा बड़ी मेहनत से किसान ने सींचा था, बोया था, और आज उसमें फसलें लहरा रही थी, वे खेत जो है अब क्या होता है बेटा कि उसको साहूकारों ने हिस्सेदारी से उसको अलग कर दिया था। बेदखल होता है बेटा हिस्सेदारी से अलग करना, ठीक है, उससे, उस चीज से उसको उसमें हिस्सा न देना। अब उनसे बेदखल कर दिया है, बेदखल का मतलब होता है हिस्सेदारी से अलग करना, अब उसकी उन खेतों में कोई हिस्सेदारी नहीं रह गई है। लहराते हुए खेत, अर्थात जो खेत अब लहरा रहे हैं, जिनमें फसलें लहरा रही है, वे उसकी आंखों में वह बेदखल वह अब जिनसे उनको उसको बेदखल कर दिया गया है, अर्थात उसमें उसकी हिस्सेदारी समाप्त कर दी है। जिन खेतों को कड़ी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से एक करके सींचा था, अब उन खेतों में किसान को बेदखल कर दिया गया है। आंखों के अंदर वे खेत अब लहराते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं, कौंध रहे हैं, उन्हें कचोट रहे हैं। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, उसके जीवन में प्रत्येक तिनके की, जिनके तृण तृण से, तृण तृण प्रत्येक तिनके से जो खेतों के अंदर हरियाली फैली हुई थी, उसका प्रत्येक तिनका उसके जीवन में क्या भरता था बेटा, खुशी भरता था। हस्ती थी उसके जीवन की खुशी जो थी वो उसके खेतों के अंदर जो फसल लहरा रही थी उसके प्रत्येक तिनके से प्रकट हो रही थी, झलक रही थी बेटा। ठीक है, लहराते हुए खेतों की जो फसलों में प्रत्येक तिनके में किसान के जीवन की हरियाली जो है वो झलकती रहती थी, अर्थात वह अपनी हरी भरी फसलों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। लेकिन अब वे खेत उससे छीन लिए गए हैं, जिनसे उनको बेदखल कर दिया गया है। ठीक है बेटा, कि क्या कहा है कि जो वे खेत जिनमें वे बड़ी मेहनत करके, खून पसीना बहा करके फसल बोता था, सींचता था, अब वे खेत जो हैं उसकी आंखों में वैसे ही लहरा रहे हैं बेकार में, क्योंकि अब उनको बेदखल
कर दिया गया है। और उस फसलों के उस खेत के अंदर जो फसल का प्रत्येक तिनका झलकता था, किसान की जीवन की हरियाली जिसमें झलकती थी, वो खेत की फसलों में प्रत्येक तिनके में दिखाई दे रही थी। तो वो खेत जो है बेटा अब उनसे छीन लिए गए हैं, उनसे उनको बेदखल कर दिया गया है। तो बेटा ये तीनों पद्यांश मैंने आज पढ़ाए हैं बेटा, किस प्रकार से कि जो किसान है उसकी आंखों के अंदर गुफा के समान अंधेरा छाया हुआ है, उससे कवि का मन डरता है, और उसके अंदर दूर तक जो दुख का मौन रुदन है वो दिखाई कवि को दे रहा है, और उसका कोई अंत भी दिखाई नहीं देता है, उसको कहीं अंत दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि ये किसान जो हो ना, ये संसार है वो स्वार्थी है। चाहे किसान अपने आप को स्वाधीन या आज़ाद कह करके अभिमान से भर जाता हो, लेकिन ये संसार तो उसको किनारे छोड़ करके अपन स्वयं किनारे लग जाता है, लेकिन उसको मझधार में छोड़ देता है। ठीक है, जब वे खेत जिनमें वह मेहनत करता था, वे अब आँखों के अंदर उसको कचोट रहे हैं, लेकिन क्योंकि वह अब उनसे बेदखल उसको कर दिया गया है। ठीक है, उसकी हिस्सेदारी समाप्त कर दी गई है, और उन्हीं खेतों में जो हरी भरी फसलें लहराती थी, वे उसके जीवन को भी हरा भरा बनाती थी, क्योंकि उसके प्रत्येक तिनके में हरियाली झलकती थी, उसके जीवन की हरियाली झलकती थी फसलों के प्रत्येक तिनके में। तो बेटा ये चैप्टर मैंने पढ़ाया, इसमें आपको छोटे जो क्वेश्चन है बेटा वो नोट करने हैं रफ कॉपी में पहले। ठीक है, पहले कविता और उसका नाम लिख करके कवि का नाम लिखें, बाद में जो पहला प्रश्न है बेटा वो नोट करें, वे आँखें कविता के कवि का क्या नाम है। वे आँखें कविता के कवि का क्या नाम है। दूसरा जो प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, कवि का निधन कब हुआ था। मैंने जीवन परिचय जब इसका पढ़ाया बेटा, तब मैंने बताया था इसका जन्म भी और मृत्यु भी, तो वो कब हुआ था, जन्म भी और इसका निधन कब हुआ था। अगला प्रश्न है, पंत जी बिना परीक्षा दिए पटना छोड़कर क्या कार्य करने लगे थे। पंत जी एक बार वे बिना परीक्षा दिए पढ़ना छोड़ दिया था उन्होंने। पंत जी बिना परीक्षा दिए पढ़ना छोड़ करके क्या कार्य करने लगे थे, अर्थात उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था और किसी कार्य में वो लीन हो गए थे, तो वो क्या क्या थे बेटा, वो आपको बताने हैं इनके जीवन परिचय से छाट करके। अगला जो प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत जी ने 1938 में कौन सी पत्रिका निकाली थी। सुमित्रानंदन पंत जी ने 1938 में कौन सी पत्रिका निकाली थी। अगला जो प्रश्न है, वे आंखें जो शीर्षक इस कविता में आया है, किसकी आंखों का वर्णन किया गया है। इस कविता में किसकी आंखों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वे आंखें जो शीर्षक है कविता में, किसकी आंखें, जो वे आंखें जो दिया है वो शीर्षक दिखाया है, तो वो किसका है, किस नाम से दिया गया, किसकी आंखों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है। कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है। अगला प्रश्न है, किसकी आंखों से कवि का मन डरता है। किसकी आंखों से कवि का मन डर गया है या डरता है। कवि का मन है ना, उसकी आंखों को देख कर डर रहा है, तो किसकी आंखों को देख कर डर गया है। अगला प्रश्न है, किसान की आंखों में क्या भरा हुआ था। किसान की आंखों में क्या भरा हुआ था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वे आंखें कविता में किसने किसका साथ छोड़ दिया है। वे आंखें कविता में
किसने किसका साथ छोड़ दिया है। तो ये 10 प्रश्न बेटा आपने नोट करने हैं और रफ कॉपी में लिखकर देखने हैं। ठीक है, जब इनको सॉफ्ट कॉपी में लिखने के लिए दिया जाए, कहा जाए, तभी लिखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलती हो तो उसको ठीक करके और फिर आप लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये वे आंखें जो है वो कविता आपको जो है पढ़नी है और इसको ध्यानपूर्वक प्रश्नों को लिखना है बेटा। थैंक यू। ओके बेटा।